हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर, वर्ण विचार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या है। तो बच्चों, बोलते समय हम मुख से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उच्चारित ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो ये ध्वनियां वर्ण का रूप ले लेती हैं, अर्थात प्रत्येक ध्वनि तथा इसके ध्वनि चिन्ह दोनों को ही वर्ण कहा जाता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वर्ण समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, जैसे कि घोड़ा दौड़ता है, कमल खिलता है। तो उपयुक्त वाक्यों में हर शब्द वर्णों के संयोग से बना है। जैसे घोड़ा घ जमा ओ जमा ड़ जमा आ, दौड़ता द जमा ओ जमा ड़ जमा ओ जमा तो जमा आ, और कमल क जमा ओ जमा म जमा ओ जमा लो जमा ओ, खिलता ख जमा ई जमा लो जमा ओ जमा तो जमा आ। अर्थात ये सारे शब्द किसी न किसी वर्ण के वर्णों के मेल से बने हैं। तो इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों दोनों के लिए होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि ध्वनि वर्ण है। इन ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। अब विशेष बातें हैं इसमें कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, अतः वर्ण भाषा के मूल आधार हैं। अब हम जानेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण जमा माला। वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। तो बच्चों, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर क्या है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ, ये हमारे 11 स्वर हैं। चलिए स्वर के भेद भी जान लेते हैं। तो स्वर के निम्नलिखित 3 भेद किए जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। संख्या में 4 हैं, अ ई उ और री। फिर आते हैं दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इस संख्या में 7 हैं, आ ई उ ए आई ओ और औ। फिर आते हैं प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इनके आगे 3 जो नीचे से घुमा हुआ है चिन्ह लगा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है तिगुना समय। ओम, हे राम आदि में इनका प्रयोग होता है। चलिए स्वरों की मात्राएं जान लेते हैं। तो बच्चों, शब्दों के लिखने में स्वर का प्रयोग मूल रूप में या मात्रा के रूप में किया जाता है, जैसे कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं है। आ की स्वर की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है। मौ के साथ लगाएंगे माँ बनेगा, शब्द है माता। ई की मात्रा वर्ण के आगे से आती है, मौ के साथ लगाएंगे मी बनेगा। क्या है? मीनार शब्द इसका उदाहरण है। बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है, मौ के साथ लगाएंगे मी बनेगा, शब्द है मीठा। उ की मात्रा वर्ण के नीचे से आती है, मौ के साथ लगाएंगे मुँह बनेगा, शब्द है मुर्गी। बड़े उ की मात्रा भी वर्ण के नीचे से आती है, मौ के साथ लगाएंगे मुँह बनेगा, मूर्ति शब्द। री की मात्रा अर्धवृत्त की तरह नीचे की ओर आती है, मौ के साथ लगाएंगे मृ बनेगा, मृग। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, मौ के साथ मे बनेगा, मेला शब्द। आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है, मैदान शब्द बनेगा। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, मोती शब्द बनेगा। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है, इसे मऊ यानी कि मौसम शब्द बनेगा। अब इसमें विशेष बातें हैं बच्चों कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु सभी व्यंजनों में यह मिला होता है। किसी भी आप व्यंजन का उच्चारण करें अ की ध्वनि आएगी। उ और उ की मात्रा का प्रयोग र की पीठ में होता है, नीचे नहीं। री का प्रयोग र के साथ नहीं किया जा सकता।
श तथा री के साथ प्रयोग करने पर री श्र का उच्चारण होता है। अब हम आएंगे व्यंजन पर। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो आइए व्यंजन माला भी जान लेते हैं। क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ञ। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में आते हैं त थ द ध न। प वर्ग में आते हैं प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन आते हैं फिर य र ल व और ऊष्म व्यंजन आते हैं श श स ह। ये 33 होते हैं कुल मिला के। फिर हमारे 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं श त्र ज्ञ और श। अन्य व्यंजन ड ढ आते हैं। तो बच्चों ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा अन्यों को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। चलिए व्यंजन के भेद जान लेते हैं। तो व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु उच्चारण स्थान, कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा को स्पर्श करती हुई निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ग कहलाता है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। क वर्ग में क ख ग घ ञ होते हैं। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में आते हैं प फ ब भ म। सभी व्यंजनों में अ स्वर का समावेश होता है। स्वर रहित व्यंजनों में नीचे की तरफ हलंत यानी कि तिरछी रेखा को लगाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं अंतस्थ व्यंजन, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती और श्वास का अवरोध अन्य व्यंजनों की तुलना में कम होता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है: य र ल व। फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई ऊष्मा यानी कि गर्मी निकालती होकर बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है: श श्र स ह। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण जानेंगे। तो बच्चों उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है: उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। बोलते समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। व्यंजनों का उच्चारण मुख के निम्नलिखित अवयवों के सहयोग से किया जाता है, जैसे कि कंठ्य गले से। तो क वर्ग के सभी व्यंजन इसमें आते हैं। तालव्य तालु से। च वर्ग तथा य और श के व्यंजन इसमें आते हैं। मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से। तो ट वर्ग और ड ढ सहित श सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वत्सर्य यानी कि दांतों की जड़ से। स ज र ल ये व्यंजन आते हैं इसमें। दंत्य दांतों से। त थ द ध न इनके अंदर ये व्यंजन आते हैं। और ओष्ठ्य यानी कि दोनों होठों से प वर्ग में आने वाले व्यंजन आते हैं। दंतोष्ठ्य नीचे का होंठ और ऊपर का दांत। व और फ का स्थान ये है। स्वर यंत्रीय स्वतंत्र यंत्र से यानी कि ह। नासिका से नाक से ड ञ ण न म ये व्यंजन बोले जाते हैं। प्राण श्वास के आधार पर। तो उच्चारण करते हुए सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती, किसी में कम तो किसी में अधिक होती है। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण और महाप्राण। पहला आता है अल्प प्राण, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां व्यंजन तथा य र ल व आते हैं, अर्थात क ग ञ च ज ञ ट ड ण त द न श ब म तथा ड़ य र ल व अल्प प्राण व्यंजन है। फिर आते हैं महाप्राण, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन तथा ढ श श स ह आते हैं, अर्थात
ख, घ, छ, ढ, ट, ढ, थ, ध, प, भ तथा ड, श, स, ह महाप्राण व्यंजन है। अब आते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अघोष ध्वनि और सघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। इसमें सभी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा श, श, स, ह आते हैं, अर्थात क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, श, स अघोष है। ये 13 होते हैं। फिर आते हैं सघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष ध्वनि कहते हैं। इसमें सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन तथा ड, ढ, य, र, ल, व, ह आते हैं। सभी स्वर भी अघोष कहलाते हैं, अर्थात ग, घ, ञ, ज, झ, ञ, ट, ढ़, ण, द, ध, न, भ, भ, म तथा ण, ड, ढ, य, र, ल, व, ह ये सभी सघोष ध्वनियां हैं। फिर आते हैं अयोगवाह। तो बच्चों वर्ण, अंग और अह अयोगवाह वर्ण है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग स्वरों के समान ही व्यंजनों के साथ किया जाता है। ये ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, इसी कारण इनका उपयोग स्वरों के बाद और व्यंजनों से पूर्व किया जाता है। अब अयोगवाह के भेद हैं। अयोगवाह के 3 भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार यानी बिंदु। अनुस्वार का उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है, इसका उच्चारण नौ के समान होता है, जैसे चंदन, कंगन, गंगा, बंदर, चंचल, हंस आदि इसके उदाहरण है। फिर आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक तथा मुख से एक साथ बाहर निकलती है, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे मांग, दांत, सांप, गांव, अवधि, बांसुरी आदि। फिर आते हैं विसर्ग। इसका उपयोग व्यंजनों के तत्सम शब्दों में ही होता है, जैसे दुख, अतः, प्रातः आदि। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। जैसे कि क और श से श बनता है, शब्द है रक्षक, भिक्षा इससे बनने वाले। त्र, त और र के मेल से बनता है मित्र और पत्र, इससे शब्द बनते हैं। ज्ञ, ज और य के मेल से बनता है ज्ञाता और विज्ञान, इससे बनने वाले शब्द हैं। ऐसे श्र, श और र से बनने वाला संयुक्त व्यंजन है, इससे बनने वाले शब्द हैं श्रवण और श्रीमान। अब आते हैं द्वित्व व्यंजन, अर्थात जब किसी स्वर रहित व्यंजन का संयोग समान व्यंजन के साथ होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, चक्का, चक्की आदि, इसमें देखिए 2 समान व्यंजन को आए हैं। गन्ना, अन्न, भिन्न आदि, इसमें 2 समान नौ आए हैं। पत्ता, भत्ता, गत्ता, इसमें समान 2 व्यंजन 2 तो आए हैं। कच्चा, सच्चा, सज्जन आदि, इसमें समान व्यंजन जो आए हैं। अब रॉ के विभिन्न रूप जान लेंगे। तो रॉ के मेल से बनने वाले या संयुक्त व्यंजन बनाने के नियम इस प्रकार हैं। रॉ के बाद कोई व्यंजन आए तो रॉ अगले वर्ण तथा रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे मौ के ऊपर गर्म, कर्म, धर्म। ऐसे शौ के ऊपर जैसे हर्ष, वर्ष, वर्षा। रॉ से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन में हो तो रॉ उसके पैर में अर्थात नीचे लगाया जाता है, जिसे पदेन कहते हैं। जैसे कि प्रश्न, प्रबल, ड्रामा, ड्रम, ट्रक, ड्रीम, क्राउ, चक्र। और ऊ स्वरों की मात्रा का प्रयोग रॉ के साथ होता है तब प्राय भ्रम हो जाता है। देखिए हमेशा छोटा ओ और बड़े ओ की मात्रा रॉ के पीछे लगाई जाती है, जैसे रुपया, रुचि और गुरु, रूप, रुमाल, रूखा शब्द ऐसे होते हैं। ये मात्राएं ऊपर या नीचे ना लगाकर वर्ण के पेट में अर्थात मध्य में लगती हैं। चलिए वर्ण विच्छेद जान लेते हैं अब। तो किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे वीरता का वर्ण विच्छेद है व जमा ई जमा रो जमा ओ जमा तो जमा। गुलाब का वर्ण विच्छेद गौ जमा ऊ जमा लो जमा आ जमा बो जमा ओ। विद्यालय का वर्ण विच्छेद है व जमा ई जमा दो जमा यो जमा आ जमा लो जमा ओ जमा यो जमा ओ। बगीचा का वर्ण विच्छेद है ब जमा ओ जमा गो जमा ई जमा चौ जमा आ। दिवस का है दो जमा ई जमा चौ जमा ओ जमा सौ जमा ओ। सूरज का वर्ण विच्छेद है सौ जमा ऊ जमा रो जमा ओ जमा जो जमा ओ। चलिए अब मुख्य बिंदु ले लेते हैं।
तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब बच्चों हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। चलिए अब लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्ण के कितने भेद हैं, 1 2 3 4, 2 भेद हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, शब्द, वर्ण, वाक्य, मात्रा, वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, क, श, स, घ। तो क स्पर्श व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है कक्षा, संतरा, बच्चा, कोई नहीं। तो तीसरा वाला बच्चा इसका सही विकल्प है। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है गलत। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, सही। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है, बिल्कुल सही। अयोगवा के 4 भेद होते हैं, गलत। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर 3-3 शब्द बनाइए। प से, जैसे कि आधा प और पूरा प। पक्का और जैसे आधा प। चप्पा और मक्का। आधा तो और वो से, जैसे तत्व, सत्व। क से मक्का, चक्का। र और मौ से कर्म, शर्म। ऐसे ही द और ध से दुग्ध और द्वितीय। निम्नलिखित शब्दों का अनुस्वार, नासिक, विसर्ग तथा आ का प्रयोग करके उचित शब्द बनाइए। हॉल में आगत स्वर आएगा, अर्धचंद्र। डॉक्टर में अर्धचंद्र। अगला शब्द है गंगा, जिसमें ऊपर अनुस्वार आएगा और बिंदी में भी अनुस्वार आएगा। इसी तरह प्रात में प्रातः विसर्ग आएगा। चांद में अनुनासिक चंद्रबिंदु आएगा। दांत में अनुनासिक चंद्रबिंदु और पुनः इसमें विसर्ग आएगा। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पाठशाला का प जमा आ जमा ठ जमा ओ जमा श जमा आ जमा लो जमा आ। कार्यक्रम का क जमा आ जमा रो जमा यो जमा ओ जमा क जमा रो जमा ओ जमा मो जमा ओ। विज्ञापन का व जमा ई जमा ग्यो जो जमा यो जमा ओ जमा आ जमा प जमा ओ जमा नो जमा ओ। किताब का क जमा ई जमा तो जमा आ जमा बो जमा ओ। भारतीय का भो जमा आ जमा रो जमा ओ जमा तो जमा ई जमा यो जमा ओ। वैज्ञानिक का व जमा ऐ जमा जो जमा इो जमा ओ जमा नो जमा ई जमा को जमा ओ। तो चलिए बच्चों गतिविधि लेते हैं। अब तो संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजनों से संबंधित भ्रम का निवारण कर छात्रों से कुछ शब्द लिखने के लिए कहिए। नीचे दिए गए वर्णों से अधिक शब्द बनाइए। एक वर्ण को एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कई वर्ण दिए गए हैं, इनको मिलाकर आपने शब्दों का निर्माण करना है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।